हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजनस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। सो एज आई टोल्ड यू दैट नाइट्रोजनस बेसिस आर adenine, cytosine, guanine, thymine and uracil, while nucleosides are sugar plus base. It means the base which is combined with the pentose sugar is known as nucleoside. And what is nucleotide? Nucleotide is the combination of sugar plus base plus a phosphate group. That is the monomer unit of the polynucleotide chain of the DNA. राइट सो इसमें से हम लोगों को पहचानना है कि इसमें से कौन से बेसिस हैं और कौन से न्यूक्लियोसाइड्स हैं। तो एडेनिन इज़ अ बेस, साइटिडीन इज़ अ बेस, थाइमिन इज़ बेस, साइटिडीन इज़ द न्यूक्लियोसाइड, guanosine इज़ न्यूक्लियोसाइड, यूरेसिल इज़ द बेस एंड साइटोसिन इज़ बेस। राइट, साइटिडीन इज़ द न्यूक्लियोसाइड while cytosine is base. Now if a double-stranded DNA has 20% of cytosine, calculate the percent of adenine in the DNA. So as you all know that cytosine is the complementary of guanine. So if there is 20% cytosine, then obviously 20% guanine भी होगा. Now adenine कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 100% में से अगर 40% हम मान लेते हैं कि साइटोसिन और ग्वानिन है, तो बचा हुआ 60% हमारा क्या होता है, एडेनिन होता है। और 60% अगर हमारा एडेनिन और थाइमिन होता है, और अगर हमारा 60% जो है एडेनिन और थाइमिन है, तो ऑब्वियसली जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना थाइमिन होगा उतना ही एडेनिन होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो 60/2 यानी कि हमारा 30% एडेनिन आ जाएगा। सो इसमें आपका आंसर है 30%। इफ़ द सीक्वेंस ऑफ वन स्टैंडर्ड DNA इज़ रिटन एज फ्लोज, write down the sequence of complementary strand of 5 to 3 डायरेक्शन। सो 5 to 3 डायरेक्शन में हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिखना है। सो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आप लिख सकते हैं, एडमिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होता है, थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री एडमिन, ग्वानिन का साइटोसिन और साइटोसिन का ग्वानिन। राइट, सो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हैं ईजिली। इफ़ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज़ रिटन एज फॉलोज, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर RNA। इसमें मैसेंजर RNA का सीक्वेंस लिखना है, तो इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होता है, लेकिन मैसेंजर RNA जब बनेगा तो RNA में थाइमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर U आ जाएगा, टी का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन होता है, तो यहाँ पर A आ जाएगा, यानी कि UACG इस तरीके से इसका मैसेंजर RNA का सीक्वेंस होगा। यानी कि थाइमिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो एडेनिन होगा, लेकिन एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन नहीं होके यूरेसिल होगा। ठीक है, वहीं ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन होगा और साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन होगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। होपफुली आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ DNA डबल हेलिक्स लेड Watson and Crick to hypothesize that semi-conservative mode of DNA is replication. Explain. कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है DNA के डबल हेलिक्स की जिससे पता लगता है कि जो DNA जो होता है वो उसका सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। वो ये प्रॉपर्टी होती है कि बेटा जब भी DNA का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है पेरेंटल स्ट्रैंड की। और सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है, सेमी का मतलब होता है बाइफरकेट हो जाना, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि DNA इन्फॉर्मेशन को कंजर्व करना नेक्स्ट जो सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होती है उसके लिए। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द टेम्पलेट DNA RNA एंड द नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट DNA और RNA, लिस्ट द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमरेजेस। देखिए न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेजेस कौन कौन से होते हैं, उनका टाइप बताना है। देखिए DNA के लिए होता है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, और RNA के लिए होता है DNA डिपेंडेंट RNA polymerase. So for DNA it is DNA dependent DNA polymerase, while for RNA it is DNA dependent
RNA डिपेंडेंट, RNA पॉलीमरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हर्शी एंड चेस डिफरेंशिएट बिटवीन DNA एंड प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंट वाइल प्रूविंग दैट DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल। सो इसमें आपका हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, वो वाला एक्सपेरिमेंट आ जाएगा जिसमें बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है कौन, एक बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है। उस बैक्टीरियोफेज में हम एक को ग्रो कराते हैं ऐसे मीडियम में जहाँ रेडियो एक्टिव सल्फ़र है, एक को ग्रो कराते हैं ऐसे मीडियम में जहाँ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस विल बी द पार्ट ऑफ DNA which is genetic material, while the radioactive sulfur will be the part of the protein coat, and as the bacteriophage will infect the bacterial cell, only the genetic material will enter into the bacterial cell. So we can determine by the help of autoradiography by the detection of the radioactive element that the genetic material is DNA which is radioactive, not the protein, ठीक है। तो जिसमें रेडियोएक्टिव सल्फ़र होगा वो कोज नहीं करे, वो बाहर ही रह जाएगा, और जिसमें रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस होगा वो अंदर आ जाएगा। तो फॉस्फोरस जो होता है वो DNA का कंटेंट होता है। तो ये हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट आई हैव ऑल्सो taught you in my previous videos, so you can easily understand that. Next question is question number 8, differentiate between the following repetitive DNA and satellite DNA. So repetitive DNA जो होता है वो DNA होता है जो continuously repeat करता रहता है। repetitive DNA जो होता है उसके भी 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक जो मेजर पीक्स को फॉर्म करता है और एक जो माइनर पीक्स को फॉर्म करता है। तो वो जो छोटा वाला DNA होता है जो छोटी छोटी पीक्स को फॉर्म करता है डेट इज़ सैटेलाइट DNA। और सैटेलाइट DNA भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, डेट इज़ मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट जो होती है वो सैटेलाइट DNA से छोटा होता है, लेकिन माइक्रो सैटेलाइट बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। और इसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं, AG रिच एंड AT रिच एंड CG रिच, ठीक है। AG रिच यानी कि जिसमें एडेनिन और थाइमिन का जो रेशो है वो ज़्यादा है, और CG रिच जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन का रेशो ज़्यादा है। नेक्स्ट पार्ट है इसका mRNA और tRNA के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मैसेंजर RNA इज़ अ लीनियर RNA विच हेल्प्स इन द ट्रांसलेशन ऑफ द प्रोटीन, ओके। इट सर्व्स एज अ कोडिंग RNA to code the proteins, ठीक है। while tRNA is the adapter molecule which helps to transfer the amino acid from cytoplasm to the messenger RNA, and both the messenger RNA and tRNA helps in the synthesis of protein। तो दोनों ही प्रोसेस मैंने आपको इजीली समझा रखी हैं, तो आप पिछले लेक्चर्स में, पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। सो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारा DNA होता है और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 2 स्ट्रैंड्स होती है इसमें, 5' to 3' एंड दिस इज़ 3' to 5', ठीक है। तो ये 2 स्ट्रैंड्स होती है इसमें। अब देखिए, बड़े ही ध्यान से इसको समझना है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड में क्या डिफरेंस होता है। 1 मिनट, इसको मैं रख कर देती हूँ। हाँ देखिए, 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, दिस इज़ 5' to 3' एंड दिस इज़ 3' to 5', ठीक है। तो आप लोगों को बताया था कि जो हमारी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है, अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, जो हमारी ऑपरेटर यूनिट होती है, यहाँ पर हमारी टर्मिनेटर यूनिट होती है, और बीच में हमारे स्ट्रक्चरल जीन होती है जहाँ से मैसेंजर RNA का सिंथेसिस होता है। तो ये वाली जो हमारी स्ट्रैंड होती है 5' to 3', इसको बोलते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट। जो दूसरी वाली होती है इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो भी होगा वो क्या होता है, मैसेंजर RNA। यानी कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है उससे ही हमारा मैसेंजर RNA जो होगा वो कोड होगा, और मैसेंजर RNA उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब मैसेंजर RNA हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब कोडिंग स्ट्रैंड क्या है। कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब होता है कि कोडिंग स्ट्रैंड से जो मैसेंजर RNA है वो फॉर्म तो नहीं होगा, बट वो एग्जैक्टली सेम होगा एज मैसेंजर RNA। समझ रहे हो बात। इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा DNA है, और ये DNA में हमारा एडेनिन है, यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर ग्वानिन है, और यहाँ पर साइटोसिन है। तो जो मैसेंजर RNA हमारा फॉर्म होगा, तो मैसेंजर RNA में A का कॉम्प्लीमेंट्री U बनेगा, U का कॉम्प्लीमेंट्री हमारा A बनेगा,
जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी बनेगा और सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी बनेगा। वहीं जो कोडिंग स्ट्रैंड है तो उसमें यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर जी होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है वो एग्जैक्टली सिमिलर है हमारे मैसेंजर आरएनए से सिर्फ यूरेसिल को छोड़कर, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है थायमिन की जगह पर, तो इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें इन्वॉल्व होता है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यही डिफरेंस है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द मैसेंजर आरएनए while coding strand is exactly similar to the messenger RNA except the uracil base, because in RNA uracil is present instead of thymine। होपफुली इतनी बात आप लोगों को समझ में आई हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट टू एसेंशियल रोल्स ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। राइबोसोम के ऐसे 2 रोल्स बताइए जो कि ट्रांसलेशन के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेटा देखिए, सबसे पहला तो ये होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है क्योंकि ये एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है। दूसरा, एक मीडियम प्रोवाइड करता है ट्रांसलेशन के लिए। तो ये 2 रोल्स होते हैं राइबोसोम्स के जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, in the medium where E. coli was growing, lactose was added, which induced the lycopene. Then why does lycopene shut down sometime after addition of lactose in the medium? देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को लाइकोप्रेन में बताया था कि अगर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, इंड्यूसर की तरह से बिहेव करता है और वो रिप्रेसर आरएनए को क्या कर देता है, बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से ऑपरेटर साइड जो होती है वो ओपन रहती है और तीनों के तीनों हमारे एंजाइम जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। कौन कौन से तीनों एंजाइम होते हैं? हमारे ट्रांसएसिटाइलेज होता है, परमेज होता है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है। तीनों के तीनों हमारे एंजाइम जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। लेकिन अगर लैकोप्रिन जो होता है उसमें लैक्टोस जो होता है उस मीडियम में ऐड भी कर देते हैं तो भी क्या होता है, हमारा जो लैकोप्रिन होता है वो शट डाउन क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसके मेटाबॉलिज्म के लिए जितना लैक्टोज इनफ होता है वो सिर्फ उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ही लैकोप्रिन को एक्टिवेट करता है। अदरवाइज़ ये जो हमारी जीन होती है ये स्विच ऑफ हो जाती है। ठीक है, सो ये इसका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज़ प्रोमोटर। तो प्रोमोटर का फंक्शन क्या होता है? देखिए, जो प्रोमोटर जो है इसका फंक्शन होता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को प्रमोट यानी कि एक्टिवेट कर दे। सेकंड होता है टीआरएनए का फंक्शन होता है कि ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनको अडेप्ट करके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराए, यानी कि ट्रांसफ़र करें अमीनो एसिड्स का साइटोप्लाज्म से मैसेंजर आरएनए तक। उसके बाद एक्सोन्स का फंक्शन करता है। तो एक्सोन जो होते हैं हमारे सिस्ट्रोन्स होते हैं, वो एक्टिव सिस्ट्रोन्स होते हैं जो कि ट्रांसलेशन में हेल्पफुल होते हैं। मैंने बताया था कि जो हमारा यूकारियोट्स में जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है तो ये मोनोसिस्टोनिक होता है। मोनोसिस्टोनिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक्सोन्स और इंट्रोन्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इंट्रोन्स जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, एक्सोन्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो एक्सोन्स में ही सिर्फ ट्रांसलेशन होता है, यानी कि एक्सोन्स ही कोड करते हैं प्रोटीन को, इंट्रोन्स प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। तो एक्सोन्स हेल्प्स इन द कोडिंग ऑफ प्रोटीन एंड दीज एक्ट्स एज ए कोडिंग जीन्स। वाई द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट? क्यों होता है मेगा प्रोजेक्ट? इसीलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं, बहुत सारे इसमें बहुत ही एक बड़ा जीनोम होता है जिसको स्टडी करना होता है। वो सब आपको डाटा जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाली जो लेक्चर है उसमें बताया गया है, तो आप उसको देख लीजिए। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी आप लोगों को वीडियो लेक्चर में इजीली आप लोग समझ सकते हैं। एप्लीकेशन इसका फोरेंसिक में है, पेरेंटिंग टेस्टिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द फ्लोइंग। ट्रांसक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस इन विच मैसेंजर आरएनए इज़ फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ डीएनए। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है
कि भाई जब बहुत सारी जो हमारा डीएनए का पोर्शन होता है वो अपने आप को रिपीट करता रहता है, बट उसमें एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो चेंज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए, दैट इज ट्रांसलेशन। बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द it is a branch of science in which the biological data is stored in a computational device, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। तो इसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बहुत सारे डाटा बेसिस होते हैं जिसमें हम जो भी बायोलॉजिकल डाटा होता है, जैसे किसी का जीनोम है या फिर जो भी बायोलॉजिकल डाटा होता है उसको हम स्टोर करते हैं कुछ कंप्यूटेशनल डिवाइसेस में, कुछ डाटा बेसिस में, कुछ सॉफ्टवेयर्स में, उसको हम उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ योर एनसीईआरटी एंड ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही करने से काम नहीं चलेगा, आपको इससे ज़्यादा भी रिफ्रेशर्स वगैरह की हेल्प लीजिए और भी क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो कीजिए। बाकी अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।